वुमेन की प्रॉब्लम हमारी इंडिया में वुमेन की प्रॉब्लम को समझने से पहले वुमेन की क्या स्टेटस है इंडिया में उसे समझना बहुत ज़रूरी है। तो फ्रॉम द एंशियंट टाइम इंडिया में थ्रू द वैदिक पीरियड्स इंडिया में ऐसा था कि वुमेन्स को इक्वल राइट्स थे। वो इक्वालिटी पे रहती थी, एक इक्वल स्टेटस उन्हें प्रोवाइड किया जाता था। उन्हें जितने भी मेल, आज एक डिस्टिंक्शन है, एक जेंडर डिस्टिंक्शन है कि ये मेल है, वुमेन है, और मेल को ये करना चाहिए, वुमेन को वो करना चाहिए। आज से पहले, हज़ारों साल पहले जिस पे हिंदू सोशल ऑर्डर चल रहा है, ऐसा नहीं था। वुमन के पास, उनके पास इनहेरिटेंस राइट था, उनके पास अपनी डाइवोर्स राइट थी, उनका कंसेंट बहुत ज़रूरी होता था चाइल्ड बियरिंग के लिए। तो बहुत सारे ऐसे राइट थे जिसमें ह्यूमन को उस समय वुमन को ह्यूमन समझा जाता था। बट विद द टाइम लेटर वैदिक पीरियड जैसे ही आया और जो सोसाइटी जो हुई वो और भी कॉम्प्लेक्स होती गई, पेट्रियार्की जो था वो और भी ज़्यादा प्रभावशाली होने लगा हम इंडियन सब कॉन्टिनेंट समाज पे। उसके साथ ही वुमन की जो स्टेटस थी वो बहुत ही ज़्यादा गिरने लगी। वो बहुत ही ज़्यादा उनके ऊपर सप्रेशन होने लगा, उनकी एक्सप्लॉयटेशन होने लगी, उनकी धीरे धीरे करके उनके हाथों से सारे राइट्स छीन गए। इनफैक्ट एक छोटी छोटी जो राइट जो ह्यूमन बेसिक राइट होती हैं, फॉर एग्जांपल स्टडी, तो उनको कोई भी स्क्रिप्चर्स पढ़ना, स्टडी करना अलाउड नहीं था, जबकि उन्हीं स्क्रिप्चर्स में वुमेन्स को एज अ गॉड आइडलाइज किया जाता था। बट अब नहीं होता। सो द रिप्रोडक्टिव हेल्थ की अगर हम बात करते हैं तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ इज़ नॉट ओनली रिलेटेड टू द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, it is a state of physical it is a state of physical, emotional, behavioral and social fitness for leading our reproductive life। कि रिप्रोडक्टिव सिर्फ रिप्रोडक्शन से रिलेटेड नहीं है, नॉट ओनली द बायोलॉजिकल रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन ऑफ गुड थॉट्स, रिप्रोडक्शन ऑफ गुड ह्यूमन बीइंग। अगर हम बेस कुछ एग्जांपल्स लेके चलें जिसकी वजह से जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ इश्यूज़ होती हैं, तो एक जो प्रॉब्लम है, द प्रॉब्लम ऑफ चाइल्ड मैरिज। इंडिया में कहीं अभी वो चीज़ इलीगल है, काफ़ी हद तक अबॉलिश भी हो चुकी है, इंडिया से ख़त्म हो चुकी है, पर अभी कहीं ना कहीं इंडिया के किसी न किसी रिमोट एरिया में चाइल्ड मैरिज होता ही होता है। पता नहीं पड़ता पर हो जाता है, क्योंकि दोनों फैमिली की उसमें रजामंदी होती है, किन्हीं को दोनों में से किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। तो चाइल्ड मैरिज में जो लड़कियां होती हैं उनकी जो फुल मैच्योरिटी तक वो नहीं पहुंच पाती, ना फिज़िकली ना मेंटली। अब मेंटली वो घर दूसरी फैमिली में जाके उन्हें बहुत सारे स्ट्रेस हैंडल करना पड़ता है, बहुत कुछ मैनेज करके चलना पड़ता है, जो कि जिसकी वजह से उनकी फुल मेंटल डेवलपमेंट नहीं हो पाता है। और साथ ही साथ बहुत ही कम एज में, बहुत कम एज में उनको प्रेगनेंसी हो जाती है, जिसकी वजह से उनकी अपनी हेल्थ इश्यूज़ बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाते हैं। जो खुद ही एक बच्ची थी उसकी शादी कर दी गई एंड देन वो एक बियर कर रही है एक बच्चे को, ना ही वो कैसे वो नरिश कर सकती है, ना उसकी बॉडी रेडी है, ना उसकी मेंटल प्रिपेयरनेस ऐसी है कि वो उस बच्चे को नरिशमेंट दे सकती है। इसकी वजह से बस ऐसा नहीं है कि इसमें रिप्रोडक्टिव हेल्थ ही जो है लेडी की वो अफेक्ट हो रही है, इसके साथ आने वाले जो जनरेशन जनरेट होंगे वो भी कहीं ना कहीं अनडेवलप्ड होंगे, क्योंकि उनको प्रॉपर नरिशमेंट नहीं मिलेगी, प्रॉपर मोरल वैल्यूज़ नहीं मिलेगी, क्योंकि जो उसकी मदर है, जो उसके फादर है, वो खुद इनमेच्योर थे। तो आगे का सोचते हुए भी चाइल्ड मैरिज जो है वो बहुत ही अफेक्ट करता है सोसाइटी को, बायोलॉजिकली भी और सोशली भी, और अगर हम इकोनॉमिकली बात करें तो वो भी, दोनों तरीके से। प्लानिंग की जाए, ठीक है, लोग इतने अवेयर हों कि फैमिली प्लानिंग करें, कितने अपने रिसोर्सेज के अकॉर्डिंग अपने फैमिली को एक्सटेंड करें, फ्यूचरिस्टिक होकर सारी बातों को सोचें।
तो इंडिया में शायद आज ये कंडीशन होती नहीं, पर हमारी इंडियन सोसाइटी की प्रॉब्लम ही ये है। हम रिप्रोडक्टिव सिस्टम, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में, अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में नहीं खुल के किसी से शेयर कर सकते, नहीं बोल सकते हैं। इंडिया में जो अभी भी कहीं पे भी अगर कहीं सेक्स एजुकेशन की बात की जाती है, उसको वाइडली उसको नेगलेक्ट कर दिया जाता है, बायकॉट कर दिया जाता है कि नहीं, ये हमारे समाज के बिगाड़ने के लिए है, ये अच्छाई के लिए नहीं है। सारे वॉल्यूशन को देखते हुए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे लीगल प्रोटेक्शंस जो हैं वुमेंस के लिए प्रोवाइड की गई हैं। लॉज बना के, बहुत सारी स्कीम्स को चला के, बहुत सारे आर्टिकल्स को चला के, जिसमें से हमने आर्टिकल 21 को डिस्कस किया। और अगर हम आर्टिकल किसी लॉ की बात करते हैं तो 1971 में एक लॉ बनाया गया था, जिसमें कि वुमेंस के पास राइट है कि अगर उनको कोई भी हेल्थ इश्यूज़ या मेंटल प्रेशर फील हो रहा है तो एक डॉक्टर के थ्रू विदिन 12 वीक ऑफ प्रेगनेंसी वो अपना अबॉर्शन करा सकती हैं। और अगर 20 वीक हो चुका है, उसके बाद कोई कॉम्प्लिकेशंस हैं या कोई प्रॉब्लम है उनके मेंटल हेल्थ के साथ, तो वो अपने दो डॉक्टरों के हेल्प से वो अबॉर्शन करा सकती हैं। बहुत सारे स्कीम्स चलाए गए हैं, क्योंकि रूरल एरियाज़ में हमें ज़्यादा अनअवेयरनेस देखने को मिलता है, तो वहाँ के लिए नेशनल रूरल हेल्थ मिशन का स्कीम चलाई गई। बहुत सारे जो ऑफिशियल गाइडलाइंस होती हैं, गवर्नमेंट जो है वो टाइम टू टाइम जनरेट करती रहती है कि लोग एक हेल्दी लाइफ को परस्यू करें। अपने इस प्रेजेंटेशन को कंक्लूड कहते हुए मैं जवाहरलाल नेहरू की एक बात को कोट करते हुए कहूँगी कि उन्होंने कहा था कि जो अगर किसी भी नेशन की कंडीशन को बताना है या समझना है तो वहाँ के वुमेंस की कंडीशन को देखो। हमारी जो वुमेन होती हैं वो कई रिश्तों से जुड़ी हुई रहती हैं, और वो सारे रिश्ते एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के रिश्ते होते हैं। वो किन्हीं की माँ होती हैं, किन्हीं की बहन, किन्हीं की बेटी, किन्हीं की वो ग्रैंड मदर बनती हैं। तो उन्हें हर तरीके से, जैसे वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को बखूबी निभाती हैं, तो उनको हर तरफ से उन्हें रिस्पेक्ट मिलना चाहिए। बट अनफॉर्चुनेटली ड्यू टू डिस्क्रिमिनेशन या किन्हीं रीजंस के कारण कोई अपनी तो डिस्क्रिमिनेशन देखने के लिए भी नहीं होता, उनकी लाइफ इनकम्प्लीट रह जाती है, उनके ड्रीम सारे इनकम्प्लीट रह जाते हैं। सो एक ओरिजिनेशन को, जहाँ से इस वर्ल्ड की ओरिजिनेशन है, उसे हमें रिस्पेक्ट करना चाहिए। उन्हें जो उनकी डिग्निटी की वो हकदार हैं, वो डिग्निटी उन्हें प्रोवाइड करना चाहिए। एक फ्रूटफुल इस तरीके की इन्वायरमेंट क्रिएट करना चाहिए एक सोसाइटी में, जिससे कि एक फ्रूटफुल और प्रोडक्टिव लाइफ वो जिए, एक हेल्दी लाइफ वो व्यतीत करें।